हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 3 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। पेंडिंग करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं। देखते हैं कितनी करंट अफेयर्स की वीडियो आज अपलोड हो पाती है। हालांकि कल मैं जितनी भी मार्च की करंट अफेयर्स की पेंडिंग है वो मैं अपलोड जरूर कर दूंगा। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ये हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ये मनाया जाता है आपका 1 मार्च को। कब? 1 मार्च को। ये देख लीजिए, सिविल डिफेंस इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उन लोगों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सिविल डिफेंस के कारण अपनी जान दे दी है। हर वर्ष वर्ल्ड सिविल डिफेंस मनाया जाता है 1 मार्च को। 2022 में वर्ल्ड सिविल डिफेंस का थीम क्या है? सिविल डिफेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल्स इन फेस ऑफ डिजास्टर्स एंड क्राइसिस। खैर ये छोड़ दी, इतना लंबा थीम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे शुरुआत कब हुई थी? 2012 में। किसने की थी? इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने। बात करते हैं इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की। 1931 में स्थापना हुई, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो 2022 का डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस बार जो 2022 में डिफेंस एक्सपो हो रहा है उसमें एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इन्वेस्ट फॉर आईडेक्स। इन्वेस्ट फॉर आईडेक्स में क्या होगा? स्टार्टअप्स आएंगे, अपने आइडियाज़ रखेंगे और जो इन्वेस्टर्स या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट होंगे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इन आइडियाज़ में। तो इन्वेस्ट फॉर आईडेक्स ये डिफेंस एक्सपो में ऑर्गेनाइज होने वाला एक इवेंट है। डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर, गुजरात में होने जा रहा है 10 मार्च से 14 मार्च के बीच में। इनमें इन्वेस्ट फॉर आईडेक्स भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा आईडेक्स लॉन्च किया गया, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। पर्पस था डिफेंस और एरोस्पेस के सेक्टर में एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पर आइडियाज़ को लाया जा सकता है और स्टेक होल्डर्स उन आइडियाज़ को अडॉप्ट करें। तो आईडेक्स लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा 2018 में। उसके अलावा एक डिस्क भी लॉन्च किया था, एक डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है डिस्क। 6वां एडिशन लॉन्च कर दिया गया है डिस्क का। इसमें 29 प्रॉब्लम्स जो है डाली गई हैं। ये प्रॉब्लम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की हैं, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड्स की हैं। डिस्क जो ये चैलेंज है इसके तहत इनोवेशंस आएंगे जो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो 6वां एडिशन डिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ ऑर्गेनाइज हो रही है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ये हो रही है आपके स्पेन में, बार्सिलोना, स्पेन में। ग्लोबल मोबाइल इकोनॉमी रिपोर्ट हाल ही में रिलीज़ की गई है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस द्वारा। जीएसएमए रिलीज़ की है, जीएसएमए ने, ग्लोबल सर्विस ऑफ मोबाइल एसोसिएशन, जीएसएमए ने रिलीज़ की है ग्लोबल मोबाइल इकोनॉमी रिपोर्ट। ग्लोबल मोबाइल इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जो 5G कनेक्शन है वो 100 करोड़ लोगों तक 2022 में पहुंच जाएगा। 2021 में 45 लाख करोड़ की इकोनॉमी की वैल्यू जनरेट की गई है जो कि ग्लोबल जीडीपी का 5% होती है। खैर ये जो आपके 45 लाख करोड़ हैं ये 50 लाख करोड़ हो जाएंगे 2050 तक, वो छोड़ दीजिए आप। 4G एडॉप्शन की बात करें तो जो टोटल कनेक्शन है 2025 तक वो 55% टोटल कनेक्शन जो है 4G हो जाएंगे। और लेकिन ये डिक्रीज़ हो जाएगा एडॉप्शन से, क्योंकि 5G कुछ लोग ले लेंगे। 2021 में 4G कनेक्शन जो है 58% थे। तो जीएसएमए जो आपका ग्लोबल सर्विस ऑफ मोबाइल एसोसिएशन है, लंदन में हेडक्वार्टर है। 1995 में जीएसएमए की स्थापना हुई थी। जीएसएमए ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ग्लोबल मोबाइल इकोनॉमी, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस याद रखिए बार्सिलोना, स्पेन में हो रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी किस राज्य में लॉन्च की है? तो प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया गया है ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में। ये देख लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन्होंने प्रोजेक्ट सखी लॉन्च किया है ओडिशा में ताकि ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपनिंग की जा सके डोर स्टेप जाकर। तो ओडिशा के लोगों में घर घर जाएंगे, ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन किए जाएंगे बैंक सखी के द्वारा। तो ओडिशा में बैंक सखी इनिशिएटिव लॉन्च किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, इतना याद रखिएगा। बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 1935 में स्थापना हुई, पुणे में हेडक्वार्टर है, सीईओ हैं एएस राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वन एमंग्स यू ये बुक किसने रिलीज़ की है? तो वन एमंग्स यू ये बुक रिलीज़ की है राहुल गांधी ने। एमके स्टालिन ने ये बुक लिखी है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं किसने लिखी है। खैर तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की ऑटोबायोग्राफी है वन एमंग्स यू, चेन्नई में लॉन्च की गई है राहुल गांधी जी द्वारा। तो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, ठीक है। वन एमंग्स यू। उंगलिल और वम किसकी
MK स्टैलिन की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा खुद से ही लिखी जाती है, राहुल गांधी जी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम में साउथ ईस्ट एशियन गेम का कौन सा एडिशन हो रहा है? तो 31वां एडिशन हो रहा है साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का। कहाँ हो रहा है? वियतनाम के हनोई में हो रहा है। तो 31st एडिशन साउथ ईस्ट एशियन गेम का वियतनाम में हो रहा है, 12 मई से होगा। खैर ये 2 वर्ष पे होता है साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, ठीक है। नवंबर 2021 में होना था लेकिन कोविड के कारण कैंसिल हो गया। इस बार एशियन गेम्स जो हो रहे हैं साउथ ईस्ट एशियन गेम 31 में, उसका मोटो क्या है? फॉर अ स्ट्रॉन्गर साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। 2023 में साउथ ईस्ट एशियन गेम कंबोडिया के नोम पेन में होंगे। तो 2021 का इवेंट कहाँ हो रहा है? वियतनाम में। 2023 का साउथ ईस्ट एशियन गेम यानी 32वां एडिशन होगा कंबोडिया में, इतना याद रखिएगा। 2021 में साउथ ईस्ट एशियन गेम का मस्कट क्या है? साओला। साओला एक रियर ममल है, ठीक है, वियतनाम का। तो साउथ ईस्ट एशियन गेम कहाँ हो रहे हैं? वियतनाम में हो रहे हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अकाउंट्स डे ये किस डेट को मनाया जाता है? तो 2 मार्च को सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है। 46 सिविल अकाउंट डे 2 मार्च को मनाया जा रहा है अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में, ठीक है। फिनांस मिनिस्टर ने कहा है इस दौरान ई-वे बिल जो ई-बिल इनिशिएटिव लॉन्च किया वो बात छोड़ दीजिए आप। 2022-23 में अनाउंस किया गया था ई-बिल सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाएगा सभी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के बीच में। ICAS इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इसको इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस से अलग कर दिया गया था एक ऑर्डिनेंस के द्वारा। जो आपका सिविल एंड अकाउंट गवर्नमेंट जो भी हो, ये आया था 1976 में। तो सिविल अकाउंट्स डे आपका 1 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि जो इनैक्ट हुआ था वो 1 मार्च 1976 को फोर्स में आया था, जिसमें ICAS को अलग कर दिया गया था इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस से। तो सिविल अकाउंट डे 46 एडिशन 2 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो चाइना का सेकेंड लार्जेस्ट रॉकेट है लॉन्ग मार्च 8। तो सेकेंड लार्जेस्ट रॉकेट ऑफ चाइना, चाइनीज़ स्पेस कंपनीज द्वारा 22 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। तो लॉन्ग मार्च 8 चाइना का रॉकेट है, 22 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, आपको ये याद रखना है वेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। लॉन्ग मार्च रॉकेट की बात की जाए तो 409वीं सीरीज़ है लॉन्ग मार्च की। तो चाइना का लॉन्ग मार्च 8 सेकेंड लार्जेस्ट रॉकेट है आफ्टर लॉन्ग मार्च 5। देखिए बात करते हैं बीजिंग की, ठीक है, सॉरी चाइना की। तो बीजिंग कैपिटल करेंसी रेनमिनबी, सी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। लॉन्ग मार्च रॉकेट यहीं से लॉन्च किया गया है। बीजिंग देखिए कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो एक तरह से सेफ भी है और थोड़ा सा दिक्कत वाला भी है क्योंकि नेवी द्वारा इसको ईजिली अटैक किया जा सकता है बीजिंग को, लेकिन आपकी नेवी स्ट्रेंथफुल होनी चाहिए। ना भी हो तो बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा और आराम से कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे मैं ये आइडिया क्यों दे रहा हूँ, मेरा बहुत मन है। इंडिया का फर्स्ट एम्बुलेंस जो कि स्ट्रीट एनिमल्स के लिए है किस स्टेट में लॉन्च की गई है? तो अब तमिलनाडु में पहले एम्बुलेंस लॉन्च की गई है एनिमल्स के लिए, एनिमल्स को सर्विस देगी। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने चेन्नई में इंडिया की फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स लॉन्च की है। इस एम्बुलेंस को ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा रन किया जाएगा किसके साथ मिलकर? 4 पॉ के साथ मिलकर। 4 पॉ क्या है? इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है 4 पॉ। इसके साथ मिलकर ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया, ये क्या इंडिया की फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल लॉन्च की जा रही है। तो ये देख लीजिए एनिमल मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंस तमिलनाडु के चेन्नई में लॉन्च की गई है। बाकी आपको नहीं जानने की ज़रूरत है। लॉन्च किसने किया है? मद्रास हाई कोर्ट के जज अनीता सुमंता जी ने लॉन्च किया है। बाकी मेरे ख्याल से एनिमल ऑन व्हील है ये, छोड़िए आप। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु बहुत चर्चा में है। MK स्टालिन जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बुक तो अभी आपने पढ़ी, वन एमंग्स यू। MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है तमिलनाडु के? RN रवि। तमिलनाडु ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है ऑल ओवर रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य वनम किसने लॉन्च किया है राष्ट्रपति भवन में? तो रामनाथ कोविंद जी ने आरोग्य वनम को लॉन्च किया है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आयुर्वेद रिलेटेड जो एक तरह से बगीचा है आरोग्य वनम, ठीक है, ये आयुर्वेदिक प्लांट्स को प्रमोट करेगा। ह्यूमन बॉडी में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो 6.6 एकड़ में आरोग्य वनम स्थापित किया गया है। इसमें यहाँ पे देखिए आप, छोड़िए यहाँ पे रहने दीजिए, ये देखिए आप आरोग्य वनम आप देख रहे हैं, ये वन है। योग मुद्रा में एक ह्यूमन बैठा है। प्रेसिडेंट कोविंद जी ने इनॉग्रेट किया है आरोग्य वनम को। कहाँ पर? प्रेसिडेंट निवास राष्ट्रपति भवन में किया है आरोग्य वनम को इनॉग्रेट राष्ट्रपति कोविंद जी ने। 215 प्लांट्स की वैरायटी यहाँ पर उगाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है गोवर्धन प्लांट के लिए?
तो एशिया का लार्जेस्ट गोवर्धन प्लांट या सीएनजी प्लांट कहाँ? इंदौर में स्थापित किया गया है। एचडीएफसी बैंक ने इसके लिए पार्टनरशिप की है एशिया के लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए इंदौर में। तो एचडीएफसी बैंक ने इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है गोवर्धन प्लांट जो कि इंदौर में स्थापित हो रहा है। ये एशिया का लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। बायो सीएनजी यहाँ पर बनाई जा रही 550 टन क्षमता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंदौर में इनॉग्रेट किया कुछ दिन पहले ही, तो हमने पढ़ा है। 150 करोड़ की लागत से ये बायो सीएनजी प्लांट बन रहा है जो कि एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट है। कहाँ पे बन रहा है? इंदौर में बन रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। एचडीएफसी बैंक ने इसके लिए पार्टनरशिप की है। एचडीएफसी बैंक की बात करें 1994 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। शशिधर जगदीशन इसके एमडी एंड सीईओ हैं एचडीएफसी बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल जेंडर इंडेक्स ये डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा? तो नीति आयोग द्वारा नेशनल जेंडर इंडेक्स रिलीज किया गया। नीति आयोग ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की थी 2021-22 के लिए। उसमें कहा था कि एक नेशनल जेंडर इंडेक्स आएगा जो कि ये दिखाएगा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो जेंडर इक्वलिटी को ला भी रही हैं या एवं ही सारी पॉलिसीज़ काम कर रही हैं। तो नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ताकि स्टेट्स की परफॉर्मेंस देखी जा सके एनर्जी के बेसिस पे। वैसे ही एक नेशनल जेंडर इंडेक्स भी आएगा, तो नीति आयोग जारी करेगा। देखते हैं जब जारी हो जाता है। नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। चेयरपर्सन हमेशा होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि वर्तमान में है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार, सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिलेनियल योगी ये बुक किसने लिखी है? द मिलेनियल योगी ये बुक लिखी है दीपम चटर्जी। यहाँ देख लीजिए आप, बस इतना ही जानिए। द मिलेनियल योगी ये बुक लिखी गई है दीपम चटर्जी की। जयशंकर प्रसाद जी की बात करता है, ठीक है। तो ई बरी प्रेस द्वारा पब्लिश की जाएगी, यानी पेंगुइन रिपब्लिकन द्वारा जो है। तो द मिलेनियल योगी बुक दीपम चटर्जी की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 को किसने टॉप किया है? तो स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट केरल ने टॉप किया है। भूपेंद्र यादव जी ने, जो कि हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, इन्होंने स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट जारी की है। स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। इस रिपोर्ट को जारी किया है भूपेंद्र यादव जी ने। इसमें बताया गया है कि इंडिया की जो काम करने की मतलब इंडिया की जो पोजीशन है 11 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में वो डाउन हुई है स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट के हिसाब से। हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ढंग से फोकस नहीं कर पाए हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को टारगेट करके ये स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। 2015 में इंडिया की रैंकिंग क्या थी? एसडीजी इंडेक्स में 117 थी। इस बार जो आएगी वो देखते हैं कितनी होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से 3 प्लेसेस ड्रॉप हुआ है। इंडिया हैज़ ड्रॉप 3 प्लेसेस फ्रॉम लास्ट ईयर रैंकिंग। लास्ट ईयर रैंकिंग 117 थी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में आपको एसडीजी इंडेक्स की रिपोर्ट मिल जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया ने 66 स्कोर किया है, और जो स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट है केरल ने टॉप किया, तमिलनाडु सेकंड है, हिमाचल प्रदेश थर्ड है। बस इतना याद रखिएगा स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड की पहली फ्लाइट जो सोलर फ्यूल पर चलने वाली है वो कौन सी है? स्विस एयरलाइंस। यहाँ देखिए स्विस एयरलाइंस वर्ल्ड की पहली फ्लाइट है और लुफ्तांसा एयरलाइंस की सब्सिडरी है, जो कि सिर्फ सोलर फ्यूल पे चलेगी। बाकी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। ये देखिए लुफ्तांसा एयरलाइंस की है स्विस एयरलाइंस। लुफ्तांसा कहाँ की है? जर्मनी की है मेरे ख्याल से। वो आप देख लीजिए एक बार कि जर्मनी की है, कहाँ की है? लुफ्तांसा। लुफ्तांसा जर्मनी का फ्लैग कैरियर है, लार्जेस्ट एयरलाइंस ग्रुप है जर्मनी का। उसी की है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसको स्विस एयरलाइंस कहते हैं। वर्ल्ड की पहली सिर्फ सोलर फ्यूल से चलने वाली एयरलाइंस होगी। तो 2023 में स्विस को पहला कस्टमर भी मिल जाएगा। अभी सिर्फ चेकिंग की जा रही है। आफ्स्पा एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, आफ्स्पा एक्ट 1958 में पास हुआ था। चर्चा में क्यों है? क्योंकि असम को अगले 6 महीने के लिए डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया है आफ्स्पा के द्वारा। तो 6 महीने के लिए डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया आफ्स्पा के द्वारा। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 सेक्शन 3 के तहत किसी को भी डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकता है। इनिशियली पहले यानी असम डिस्टर्ब एरिया एक्ट 1955 लागू होता था, लेकिन अब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 के तहत किसी को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाता है। वो केंद्र सरकार या राज्यपाल घोषित कर सकता है। मिनिमम 3 महीने के लिए होता है, और एक बार डिक्लेयर हो गया डिस्टर्ब एरिया तो कोई स्टेटस रहती है, कुछ कर नहीं सकते हैं। असम की बात करते हैं। ये है असम मैप में। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड माजुली द्वीप असम में है। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर हैं जगदीश मुखी।
ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।